स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल D4 एजुकेशन पर। आज हम जानेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ कितना टाइम देना है, पूरी बात समझाऊंगा। क्वेश्चन को कैसे लिखना है, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें आपको। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहली बात समझो, आपको क्या ध्यान रखना है। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे पूरे अच्छी तरह से यूज करने हैं। ये नहीं कि 2 घंटे में पेपर करके बैठ गए। 3 घंटे मिल रहे हैं तो पूरे 3 घंटे यूज करने हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, कुल प्रश्न कितने 27 है और सभी अनिवार्य हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। बात समझ आ रही है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो कोशिश करो उसके आसपास तुम अगर समझ पा रहे हो कोई चीज तो बना के लिख के आ जाओ, छोड़ना नहीं है। आगे देखो, प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए। मतलब जो भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये बहुत मैटर करता है। आप लोग ये गलती करते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वहीं पे 3-4 वाले में आप कम टाइम देते हैं, फिर सोचते हैं कि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके सामने लिखा है, ठीक है, जो जितने मार्क्स का है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे टाइम देना है, उतना ही कम लिखना है उसमें। अगर ज़्यादा मार्क्स का तो ज़्यादा लिखना है। आगे देखो, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कि प्रश्न को पढ़िए। अब ये थोड़ा कि पूछा कुछ और है, लिख तुम कुछ और दो, तो कहाँ से तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, इस बात को भी ध्यान रखोगे। आगे देखो, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब जो कह रहे हैं कि जो पहला खंड दिया हुआ है ना, वो बहुविकल्पी दिया है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, कोई एक सही होगा और 3 गलत होंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी करेंगे क्वेश्चन हम। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। कह रहे हैं कि जो 2 से 9 तक की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखने वाले हैं एक टाइप से, आप ये मानो। प्रश्न संख्या 10 से 19 ये भी लिखने वाले हैं, पर ये थोड़े से इनमें ज्यादा लिखना होता है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 20 से 26 तक ये दीर्घ है, इनमें आपको ज्यादा लिखना होगा और भी विद हेडिंग के साथ लिखना, तभी ये 4 मार्क्स का होता है। ये वाला सेक्शन 4 मार्क्स तभी मिलेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना। देखो उन्होंने कहा भी है 120 शब्द हो कम से कम। बात समझ आ रही है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 27 इसमें आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, मैप दिया जाएगा, जिसमें आपसे कुछ जगह पूछी जाएंगी। करेंगे इस क्वेश्चन को भी अभी हम। देखो चलो बिना देरी किए क्वेश्चन करते हैं हम लोग शुरुआत, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में का वाला पार्ट देखो, उसने कहा है फ्रेडरिक सार्यू कौन था। तो फ्रेडरिक सार्यू कौन था, तुम बताओ। ये था कलाकार। अगर बात करेंगे तो कहाँ का कलाकार था ये कलाकार था फ्रांस का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। आगे देखो, सन 1992 में ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का हिस्सा था। कह रहे हैं कि किसका हिस्सा था, किसके बारे में बात की गई थी, तो ध्यान रखना है एजेंडा 21। ध्यान रखोगे इस चीज को, एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं पर अंकित ISI मार्क दर्शाता है। कोई वस्तु अगर आप मार्केट वगैरह में लेने जाओगे तो उस पर ISI आपको देखने को मिलेगा। तो वो ISI क्या डिनोट करता है, इसके बारे में। तो देखो बोल रहे हैं कि वस्तुओं की गुणवत्ता को बताता है, या वस्तुओं के मूल्यों को, वस्तुओं की मात्रा को, वस्तुओं की निर्माण तिथि को। तो ध्यान रखोगे किसको दिखाता है, गुणवत्ता को दिखाता है, ठीक है, कि कौन सी वस्तु कितनी अच्छी है, इस बात को दिखाता है। आगे ध्यान दो, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है, तो राष्ट्रीय दल की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी है, ध्यान रखोगे इसको भी। नेक्स्ट है जंगल बुक पुस्तक के लेखक, तो कौन है इसके लेखक, रुडयार्ड किपलिंग, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब कुछ बुकों के नाम मैं बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना, ये भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है, ध्यान दो। देखो पहला क्वेश्चन तो ये था कि फ्रेडरिक सार्यू कौन था, तो कलाकार था। एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले 2 लाइनें खींचनी है अपने पेपर में अच्छे से, उत्तर क्रमांक लिखना है, जो भी आपका उत्तर क्रमांक 01 मतलब 1 है, तो मैंने लिख दिया है। अब आंसर देखो, का आंसर क्या था आपको बता दिया, अभी मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, खा का एजेंडा 21। फिर वस्तुओं की गुणवत्ता लिख भी दिया है, खाली ये मत लिख देना इसका आंसर का है खा है, पता लगा तुमने अच्छे से लिखा ही नहीं, टीचर ने देखा ही नहीं उसको। घा में बीजेपी हम सब जानते हैं। अब राष्ट्रीय दल का मतलब क्या होता है, ऐसा दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, ठीक है, राष्ट्रीय दल इसको कहते हैं। अभी मैंने बताया कि रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक का लेखक, जो हमने अभी पढ़ा था। अब तुम्हें कुछ बुकें और ध्यान रखनी है, किस कौन कौन सी है, देखो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। डायमंड सूत्र ये चीनी लेखक थे वांगजी, समझ आ रही है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता, वो पूछता है कि डायमंड सूत्र कहाँ की रचना है, तो जापान की है, ध्यान रखना इसको। गोदान किसकी है, प्रेमचंद जी की, ये तो तुम भूलोगे ही नहीं। आनंद मठ किसकी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखोगे इसको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं, आ जाओ आगे क्वेश्चन समझो। देखो, संघात्मक राज्यों का सही जोड़ा अब कौन सा है, इसमें से ये देखना है आपको, तो भारत और अमेरिका, ध्यान रखोगे इसको।
नेक्स्ट है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक कहलाते हैं। तो देखो हमारे यहाँ इसको टैंक वगैरह बोलते हैं, राजस्थान में क्या इसको टाका बोला जाता है। टैंक तो नॉर्मल आप समझ गए, तो इसको टाका कहा जाता है, टाका। ठीक है, जल को संरक्षण मतलब जल को इसमें रखने के लिए जो यूज किया जाता है, टैंक वगैरह हम बोलते हैं ना, उसको वहां टाका बोला जाता है। आगे ध्यान दो, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछ रहे हैं। भाई ग्राम की बात कर रहा है तो ग्राम प्रधान ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या है आपको लिखना है। ठीक है, लिखने वाले क्वेश्चन आ गए। सन 1890 ईस्वी में अफ्रीका में फैली पशुओं की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है। तो सब लोग जानते होंगे, रिंडरपेस्ट। ठीक है, जानवरों से संबंधित बीमारी थी ये, ध्यान रखना। आगे देखो, सन 1919 में लागू किए गए किस अधिनियम को काला कानून के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो रोलट एक्ट, ध्यान रखना। ठीक है, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया है। नेक्स्ट देखो, कृषि क्षेत्र में वर्तमान प्रतिभूमि से क्या आशय है। देखो वर्तमान प्रतिभूमि से क्या आशय है, इसको समझना ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई किसान है, वो खेती कर रहा है, अगर वो उस जमीन को 2-3 साल के लिए छोड़ देता है तो उसके बाद उसमें ना खेती बहुत अच्छी होती है। पर आपने देखा कि आज के समय में ऐसा हो पा रहा है, नहीं हो रहा ना। हर एक किसान एक साल में 2-3 फसल लेना चाहता है। तो ये चीज है, तो वर्तमान में तो अभी ये लागू वगैरह नहीं की गई है, तो ध्यान रखना इसको। आगे देखो, किसी एक आधारभूत उद्योग का नाम लिखिए। कह रहे हैं आधारभूत उद्योग, तो आधारभूत उद्योग होते क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कच्चा माल बनाया फिर उसके बाद आपने कहीं और ट्रांसफर कर दिया उसको, तो ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे, आधारभूत उद्योग कहेंगे। नेक्स्ट है एचआरडी में डी का मतलब। अब देखो एचआरडी की फुल फॉर्म पूछ ले या किसी एक का मतलब पूछ ले तो तुम फुल फॉर्म ध्यान रखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो डी का तुम्हें पता लग गया क्या हो गया, डेवलपमेंट, ध्यान रखोगे। देखो नेक्स्ट है समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, असमानता को बता रहे हैं, कोई समानता की बात नहीं कर रहे, असमानता की बात कर रहे हैं। तो असमानता हम किसके आधार पर कर सकते हैं या जान सकते हैं या समझते हैं, वो लैंगिक के आधार पर। ध्यान रखोगे, किसके आधार पर, लैंगिक के आधार पर, है ना। अब लिखना कैसे है ये भी देखो, वो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसका फिर आंसर लिख दो। बात समझ आ रही है। देखो रोलेट एक्ट, फिर उत्तर क्रमांक, फिर से आंसर, उत्तर क्रमांक, फिर से आंसर, उत्तर क्रमांक, फिर से आंसर। आ रही है बात समझ, एक एक मार्क्स वाले हैं ये, ऐसे ही लिखना है आपको। नेक्स्ट है एनसीसी का पूरा नाम। तो ये तो आप सब जानते होंगे और एग्जाम में आपके एक ना एक फुल फॉर्म जरूर आएगी, इसलिए ध्यान रख लेना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसको ध्यान रखोगे। आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो अपना भारत है, इसको तो तुम भूलना ही मत। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार वैश्विक समाज पर अपना प्रभाव डाला, स्पष्ट कीजिए। या फिर आप अथवा वाला कर लेना, जो आपको अच्छे से आता है आपको वो करना है। जैसे सन 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को समझाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सन 1929 की बात कर रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था उस समय, आपने पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे इसमें। तो लिखना कैसे है, कितना लिखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो, आ जाओ। देखो सबसे पहले तो क्या है, उत्तर क्रमांक डालना है ऊपर, ठीक, फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। हुआ ये कि जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार वगैरह थे वो सब खत्म से हो गए। अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे गिर गए, कि जो न्यूयॉर्क का बाजार था वो भी नीचे डाउन चला गया बहुत, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई। अब हुआ क्या, आर्थिक जगत यानी पूरे अगर हम बात करेंगे विश्व में, तो आर्थिक जगत की बात कर रहे हैं बच्चों, जहां आर्थिक मतलब हो गया पैसे से जुड़ी बात, आप ऐसा मानो। ठीक है, आर्थिक मंदी के कारण अनेक देशों की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई। अब वो तो होनी थी, मंदी आ गई तो कल कारखाने बंद हो गए, श्रमिक किसान मजदूर भी धीरे धीरे आर्थिक संकट में फंस गए। अब जब कल कारखाने बंद हो जाएंगे तो श्रमिक जो काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे, किसान कैसे अपना माल दूसरी जगह मतलब भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा ना, इस चीज को भी समझो आगे। अमेरिका यूरोप देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भयंकर घाटा हुआ। अब ये भयंकर घाटा हुआ, इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने एक नीति अपनाई जिसे हम कहते हैं व्यापार में संरक्षण नीति। अब उन्होंने क्या किया, एक संरक्षण कर लिया कि हाँ भाई हमारी अब इतनी लिमिट है, हम इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे सकते ना ले सकते। तो इस तरीके से अपनाने का उन्होंने बाध्य हुए, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ध्यान रखोगे, इसको इंपॉर्टेंट है।
लिखना कैसे है ये चीज आप देख लो, लिखना कितना है ये चीज आप देख लो। बात समझ आ रही है? 4 मार्क्स वाले में हेडिंग, चाहो तो 3 मार्क्स वाले में भी हेडिंग यूज कर सकते हो, पर लिखते वक्त ध्यान रखना इस चीज को। आगे उत्तर क्रमांक 11 दिया हुआ है, इसी तरीके से आगे लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, देखो, यदि आपको आपदा के दौरान खोज व बचाव दल में शामिल किया जाता है तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो देखो अब बात ये आती है ना, पहले तो आप शामिल कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन अब आपदा किस टाइप की है तभी तो आप विचार करोगे उस पर, है ना। आग लग रही है तो उसका कुछ और इलाज करोगे, लोगों को बाहर निकालोगे, पानी की व्यवस्था करोगे बुझाने के लिए। बात समझ आ रही है? दूसरा, अगर भूस्खलन है तो वहां अलग चीज है, भूकंप है तो उसके लिए कहोगे लोगों को कि भाई घर से बाहर निकलो, है ना, खुले में ले जाओगे, तो इसमें अच्छे से बना के लिख सकते हो। अगर देखो नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बेद सरकार का गठन आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। हाँ आवश्यक तो है, बात समझ आ रही है, आवश्यक तो है, पर आप इसमें ध्यान कैसे रखोगे। आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। जो लोकतांत्रिक सरकार वगैरह होती है, लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, वो चुनते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की जाती है कि इनके क्या अधिकार हैं। जैसे मान लो कोई त्योहार आता है, कोई मुस्लिमों का त्योहार है तो उनके लिए भी छुट्टी की जाती है, कोई हिंदुओं का त्योहार है उनके लिए भी छुट्टी की जाती है, तो सबके ना हितों की रक्षा की जाती है या हितों को समझा जाता है, आप ऐसा मान के चलो। बात समझ आ रही है? आगे देखो, बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की मजबूती भी है, वह कमजोरी भी है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो हमारा देश तो वैसे ही बहुदलीय प्रणाली से भरा हुआ है, तो इस चीज को समझोगे, उसकी कमजोरी क्या है इस चीज को समझोगे। आगे नेक्स्ट है, रमेश किसी नियोक्ता से नियमित प्रक्रिया द्वारा स्थायी नियुक्ति प्राप्त कर, अनिल बिना नियुक्ति प्रक्रिया से अस्थायी नियुक्ति। देखो ये सिंपल सी बात है, एक स्थायी व्यक्ति है और एक अस्थायी व्यक्ति है, तो जो स्थायी व्यक्ति है वो तो एक परमानेंट जैसा मानो ना आप कि भाई तो परमानेंट है कुछ टाइम के लिए। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब यहाँ देखो अस्थायी का मतलब क्या है, अस्थायी मतलब एक आपको ना, मान लो कोई तुम्हें प्रोजेक्ट दे दिया कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस टाइम तक ही तुम रह सकते हो, अस्थायी का मतलब ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, सड़क निर्माण के क्षेत्र के केंद्रीय लोक निर्माण, तो CPWD और PWD। अब जो CPWD होता है ये भाई केंद्र, देखो केंद्र यहाँ पर साफ समझ आ रहा है, ये केंद्र के हित में ज्यादातर काम करता है, और ये राज्य क्या आता है, PWD राज्य में आ जाती है। इस चीज को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, बाकी नोट्स वगैरह होंगे आपके पास, पढ़ना अच्छे से। आगे देखो, खाद्य सुरक्षा क्या है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि भोजन की उपलब्धता हो आपको, है ना, उसको दूसरी बात इस तरीके से यूज किया जाए कि आगे तक रह पाए वो, ठीक है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जो हम लोगों के आयात निर्यात होते हैं, ठीक, इसके द्वारा हम इसको जान पाते हैं वैश्वीकरण पर। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति के प्रसार से आप क्या समझते हैं। तो मुद्रण संस्कृति का मतलब क्या होता है, जैसे मुद्रण मतलब होता है छपाई से, ठीक है। और अब आपको पता है आजकल तो, पहले तो ये सब चीजें नहीं थी, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गई है ये सारी चीजें। इसका भारतीय महिलाओं पर प्रभाव पूछ रहा है, तो भारतीय महिलाएं क्या हुआ कि जब मुद्रण चीजें आई, छपाई उपाई आई, तो जो महिलाएं थी वो पढ़ने लिखने लग गई, ठीक है, शिक्षित हुई, आप ये भी कह सकते हो, जागरूक हुए लोग। नेक्स्ट, सुरक्षित निर्माण क्या है, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मकानों की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए। देखो भाई सुरक्षित निर्माण का क्या है, अपना सुरक्षा, आपको कहाँ आप घर बना रहे हैं ये देख लीजिए, ठीक है, लोगों से जानकारी लीजिए कि यहाँ बनाना उचित है या नहीं है, एक बार ये देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में बना रहे हैं तो अपने आसपास थोड़ा सा पेड़ पौधे ज्यादा लगाइए, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब या तो अथवा वाला सुनाई वाला कर लेना, लहरें वगैरह समुद्र में आती है नीचे से, है ना। अब इसमें कैसे करोगे, सुरक्षा के बचाव वगैरह क्या होगे, तो समुद्र के अगर आसपास हो तो भाई वहां से दूर रहना, यही तो कर सकते हो। नेक्स्ट है, बाजार में उपभोक्ता शोषण किस प्रकार से होता है। अब देखो उपभोक्ता शोषण का मतलब क्या है इसको समझो। जैसे आप मार्केट में गए भाई, कोई चीज तुम्हें खराब दे दी किसी ने, तो तुम्हारा एक टाइप से शोषण ही हुआ, या फिर रेट कुछ और हो रहा था, तुम्हें उन्होंने महंगी लगा दी। समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है। पेपर आसान है, पर थोड़ा समझने वाला पेपर है पूरा। आगे समझो, फ्रांसीसी क्रांतिकारी द्वारा ऐसे क्या क्या कदम उठाए गए जिससे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान भाव पैदा हो सके। तो ऐसे क्या क्या कदम थे, तो कदम की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा पे उन्होंने बात की पहली बात, और फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि सभी नागरिकों को अपना अपना हक दिया जाएगा, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं उन पर बल दिया जाएगा, ये सारी बातें की गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का कारण क्या था, इसके परिणाम वगैरह। तो देखो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो उसकी वजह ये थी कि जो हमारे हित के कानून थे ना, उनको अप्लाई किया नहीं जा रहा था। बात समझ रहे, हम पे दुनिया भर के कर लगाए जा रहे थे जो हमारे लिए उचित नहीं थे।
तो इसलिए ये चीज़ करी गई। अगर बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, ध्यान रखोगे। या फिर टिप्पणी कर लेना, गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, जो दांडी यात्रा थी वो आपकी 1930 आई थिंक मार्च 1930 की बात है ये, और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 की बात है। तो इनमें से देख लेना, या तो इसको देख लेना। ध्यान रहे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लिखना इसमें, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको। आगे देखो, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व बताइए। देखो, परंपरागत और गैर परंपरागत की अगर हम बात करेंगे तो परंपरागत जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये हो जाएंगे। और गैर परंपरागत की बात करेंगे हम लोग तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये इसमें आते हैं। ठीक, अब वर्तमान में इसके महत्व को समझाना है, तो किसका यूज कैसे है, किसमें कितना खर्चा आता है, अच्छे से ध्यान रखना, इसको पढ़ना। मोहित बैंक से ऋण लेता है, अजय साहूकार से। अब देखो यहाँ पर दोनों की ऋणों की तुलना करनी है, ये बोला है उसने। देखो, अगर तुम किसी बैंक से लेते हो ना तो उनकी अलग अलग दर होती है, दर मतलब रेट होता है ना, कि हम इतने परसेंट पे देंगे, इतने पे देंगे। लेकिन साहूकार मनमारी करता है। अगर हम बात करेंगे तो साहूकार का तो बहुत टफ हो जाता है ना। वो तो भाई साहब तुमने देखा भी होगा पुरानी मूवी वगैरह में, कि घर अपने नाम करा लिया, सामान ले गए घर से, ये वो आ गई होगी अब तो याद सब। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वही अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, दूसरे देशों से जुड़ना, ठीक है, अपने सामान मतलब निर्यात करना, आयात करना, ये सारी चीजें इसके अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही, ध्यान रखना इसको भी। आगे देखो, भारतीय समाज में विद्यमान कौन से तत्व लोकतंत्र की मजबूती में बाधक होते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना, अच्छे से करना, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको हेडिंग के साथ करना और पढ़ लेना अच्छे से। इसका अथवा वाला भी देख लो, लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधता में एकता उत्पन्न करती है, स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हेडिंग के साथ बढ़िया से बना के लिखना, एक एक पेज कम से कम। देखो आगे क्या है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर उन 2 राज्यों के दर्शाइए। आपको राज्य दर्शाना है, जैसे चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। चौचला कांड, हत्याकांड, ये कहाँ हुआ था, तो ये अपना यूपी, इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पूछा आपसे कि जो बादबगड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके माध्यम से दिखाना है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में दिखा देना। जिस स्थान पर चिपको आंदोलन हुआ था, तो ये तो हमारा उत्तराखंड हो गया, इसको ध्यान रखोगे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, देखना इसको। लौह इस्पात संयंत्र भिलाई कहाँ है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छे से पेपर को सोल्व करना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।